आज की जो कहानी है, उस कहानी को मैं सुनाऊं उससे पहले एक और मैं कहानी इसी क्राइम तक के एपिसोड में सुना चुका हूं। उसको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूं, इसलिए कि कहीं ना कहीं बताऊंगा कि फिर क्यों सुना है। क्राइम तक के इसी कहानी के एपिसोड में शायद 2-3 साल पहले एक कहानी सुनाई थी आपको। एक आर्मी अफसर की कहानी थी। वो इंडियन आर्मी में मेजर थे, डॉक्टर मेजर, क्योंकि पेशे से डॉक्टर थे और इसीलिए उनकी भर्ती हुई थी आर्मी में। तो उनकी पोस्टिंग असम में थी और जिस छावनी में असम में जहां पे सारे जवान अफसर रहते थे, उसी जगह वो रहते थे। उन्हीं घर मिला हुआ था सरकारी। उनकी वाइफ जो है वो भी डॉक्टर थी। उन्हीं के पड़ोस में एक उनके सीनियर कर्नल साहब भी रहते थे। कर्नल साहब की बीवी भी उनके साथ थी। कुछ वक्त के बाद ऐसा हुआ कि कर्नल साहब की पोस्टिंग कर दी गई सूडान किसी मिशन पर, और जो मेजर साहब की वाइफ थी, जो डॉक्टर थी, वहीं थी, उन्हें भी एक विदेश भेज दिया गया किसी असाइनमेंट पर। तो अब कर्नल की वाइफ और मेजर की वाइफ, बल्कि कर्नल साहब खुद और मेजर साहब की वाइफ दोनों विदेश में। इधर बचे सिर्फ मेजर और कर्नल की वाइफ। दोनों पड़ोस में रहते थे, मिलते जुलते थे, दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो दोनों को लगा कि शादी करनी चाहिए। लेकिन मसला ये था कि एक मेजर एक कर्नल की बीवी से प्यार कर बैठा है। अब कर्नल साहब का कद पद सब बड़ा है, दूसरा दोनों आर्मी में है, दोनों शादीशुदा हैं। अब शादी करे कैसे? ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कायदे कानून जो आर्मी के हैं वो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो दोनों चाहते हुए भी शादी नहीं कर सकते थे, पर दोनों प्यार करते थे। तभी मेजर साहब के दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर वो ये शादी उन्हें करना है तो फिर मेजर को मरना होगा, यानी उन्हें खुद। अब वो सचमुच में मरना तो चाहते नहीं थे, न मर सकते थे, फिर शादी कैसे करते? तो उन्होंने अपनी मौत का एक नाटक रचा। उसी असम में एक पहाड़ी के ऊपर एक दिन अपनी गाड़ी ले गए और गाड़ी को बिल्कुल खाई के किनारे ऊपर खड़ी की, और फिर उस गाड़ी में एक सुसाइड नोट छोड़ा। घर के अंदर भी सुसाइड नोट पहले ही छोड़कर आए थे, अपने हैंड रिटन, और गाड़ी को खाई से धक्का दे दिया और उसके बाद वो गायब हो गए। असम से पहले बस से निकले, पटना पहुंचे, पटना से फिर अलग अलग शहर होते हुए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से फिर सांगली। अब इधर मेजर साहब गायब, उन्हें ढूंढा जा रहा है, काफी तलाश की गई, मिले नहीं। इधर मेजर साहब की इस गुमशुदगी से 2-4 दिन पहले कर्नल साहब की बीवी असम छोड़कर अंडमान पहुंच जाती हैं। अब चूंकि इन दोनों के बीच का जो प्यार था वो किसी को मालूम नहीं था कि दोनों प्यार करते हैं, तो कर्नल की बीवी की गुमशुदगी और मेजर साहब का खुद गायब होना किसी को पता ही नहीं चला, कोई शक नहीं हुआ, दोनों कड़ियों को जोड़ा नहीं गया। लेकिन सुसाइड नोट मिला, उसमें लिखा था मैं डिप्रेशन में हूं और ये हूं, और मेजर साहब ने कहा मैं सुसाइड कर रहा हूं। तो हो गया कि चलो खुदकुशी का मामला है। अब ये सारी चीजें हो गई, लेकिन कुछ वक्त के बाद, करीब 2 महीने के आसपास की बात है ये, 2000 शायद 7-8 की बात है। तो मेजर साहब के गुम हुए 2 महीने हुए थे। अचानक उनके मोबाइल का बिल उनके उसी सरकारी घर में आता है, मेजर के। वो बिल जो है वो वहां के अफसर उठाते हैं, मेजर साहब तो मर चुके थे। तो उस मोबाइल के बिल को जब देखते हैं, इधर जो आर्मी की मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो तलाश कर रही है कि मौत की वजह क्या है, जांच वांच, चूंकि बहुत सारी चीजें हैं आर्मी में। तो जब उस मोबाइल बिल को भी उन्होंने अपनी तफ्तीश में जोड़ लिया, तो उसमें देखा अचानक कि एक नंबर है जो अंडमान का है, और मौत से पहले खुदकुशी जब उन्होंने किया, करीब 3:30 बजे ये के आसपास में कॉल था उसी डेट का, और 4 बजे के आसपास उनकी मौत की बात हुई। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस को लगा कि ये अंडमान में किससे बात कर रहे हैं, तो पता चला कि वहां एक नेवी अफसर का नंबर है वो। अब उस नेवी अफसर तक टीम पहुंची तो पता चला कि नेवी अफसर ने कहा फोन आया था, असल में उन्होंने अपनी एक महिला मित्र को यहाँ ठहराने का इंतजाम करने के लिए कहा था, तो मैंने ठहरा दिया। तो उन्होंने पूछा वो महिला मित्र कौन थी? तो उन्होंने कहा मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक जगह ठहरा दिया। तो अब आर्मी की टीम उस होटल में पहुंची, उसने कहा कि इतनी इतनी तारीख को कोई महिला आकर ठहरी थी। उन्होंने कहा हाँ। अब चूंकि पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है मेजर साहब की, कर्नल साहब की बीवी तो सीन में ही नहीं है, तो वहां उन्होंने कहा कि हाँ आई थी। तो उन्होंने कहा कि कुछ हुलिया वुलिया बताए। तो जो हुलिया वुलिया बताया उनमें से एक अफसर ने कहा कि ये तो कर्नल साहब की बीवी से हुलिया वाला मैच कर रहा है और वो भी गायब है। फिर तस्वीर मंगाई गई, दिखाया गया होटल स्टाफ को, उसने कहा यही ठहरी थी। अब ये हुआ कि मौत से जस्ट पहले मेजर साहब फोन कर रहे हैं, कर्नल की बीवी को वहां ठहरा रहे हैं, कर्नल की बीवी भी गायब है, तो ये इशू मामला क्या है? अब इसके बाद पूछा गया कि यहाँ से मैडम कहाँ गई? तो उन्होंने बताया कि यहाँ से उन्हें शायद पहले चेन्नई जाना था, और फिर चेन्नई के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे सांगली जाना है। अब ये अहम जानकारी मिली तो फिर मेजर साहब की भी खंगाली गई कुंडली, पता चला वो महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। अब मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम लग गई पीछे, करते करते ये लोग सांगली पहुंचे।
सांगली पहुंचे तो इन्हें पता था कि मेजर साहब डॉक्टर हैं और वो कैंसर स्पेशलिस्ट थे और कहीं ना कहीं वो बेरोजगार तो रहेंगे, नौकरी करेंगे। तो सांगली के हर छोटे बड़े अस्पताल में मिलिट्री के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की और आखिरकार कामयाबी मिली। एक अस्पताल में पता चला कि हाँ, इस नाम के शख्स यहाँ काम करते हैं और उन्होंने हिम्मत ये थी कि उन्होंने अपना नाम तक नहीं बदला था। पता लेकर मिलिट्री वाले घर पहुंचे तो हैरान, सामने मेजर साहब और कर्नल की बीवी दोनों मौजूद। पता चला दोनों ने शादी कर ली, लेकिन चूंकि आर्मी के कायदे कानून बहुत सारी चीज़ें तोड़ी, अपने सीनियर अफसर की बीवी को भगाया, शादी की, तो फिर उन दोनों को लेकर आया गया असम, कोर्ट मार्शल हुआ, उनको सजा दी गई और फिर उसके बाद वो बरी भी हो गए। बरी होने के बाद अब कहते हैं कि दोनों पति पत्नी गुमनाम जिंदगी बिता रहे हैं और बारे में उनके किसी को पता नहीं। उनकी पत्नी का कोई जुर्म नहीं था, वो आदमी में थी भी नहीं थी, एक वाइफ थी। उधर हाँ, फिर ये जब सच्चाई सामने आई तो कर्नल साहब ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और मेजर साहब की बीवी ने, जो पहली बीवी थी, उन्होंने उनको तलाक दे दिया। तो अब मेजर साहब और कर्नल की जो बीवी हैं दोनों शादीशुदा हैं और दोनों कहीं गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। ये कहानी आपको क्यों सुनाई? इस कहानी में बहुत सारे पेचो खम थे। अब आज की कहानी सुनाता हूं, उससे थोड़ा सा आपको अंदाजा लगेगा। बात इसी मतलब महीने 25 जुलाई की है। आज 30 जुलाई है, 5 दिन पुरानी। 25 जुलाई की तारीख थी, शाम का वक्त था, करीब 7 बज रहे होंगे, सूरज ढलने वाला था। हैदराबाद में रहने वाला एक शख्स जो एक फार्मेसी की कंपनी में मुलाजिम था, अपला राजू, वो अपनी बीवी के साथ विशाखापट्टनम की बड़ी मशहूर बीच पर घूमने गया था और इस बीच का नाम था रामाकृष्ण बीच, जिसको आर के बीच के नाम से वहां पे विशाखापट्टनम में लोग जानते हैं। तो अपला राजू और उसकी बीवी साई प्रिया, ये दोनों उस बीच पर घूमने गए 25 जुलाई को। और ये 25 जुलाई इन दोनों की जिंदगी के लिए बड़ा खास था, बहुत ही खास तारीख थी, क्योंकि ठीक 2 साल पहले 25 जुलाई 2020 को अपला राजू और साई प्रिया की शादी हुई थी। तो 25 जुलाई को इन दोनों की शादी की सालगिरह थी। इन्होंने कहा कि चलो कहीं सालगिरह को अच्छे से मनाते हैं। तो हैदराबाद से दोनों फिर विशाखापट्टनम पहुंचे और वहां इधर उधर घूमते रहे। पहले दिन में मंदिर गए, मंदिर में दर्शन किया, फिर शाम को ये हुआ कि चलते हैं आर के बीच घूमते हैं। दोनों आर के बीच गए, खूब मस्ती की। साई प्रिया खूब पानी से खेल रही है, समंदर की लहरों से। धीरे धीरे शाम होने लगा, अंधेरा होने वाला था। इधर इसी बीच में साई प्रिया समंदर के किनारे, आमतौर पर जो सैलानी होते हैं, वो सेल्फी ले रही थी अपने मोबाइल से। लहरें आ रही थी, जा रही थी, वो सेल्फी ले रही थी। उसका पति अपला राजू भी बड़ा खुश था कि बीवी खुश है, तो वो भी उसको देख रहा था। इस दौरान में अपला राजू का कोई कॉल आ गया, तो कॉल में बिजी हो गया, फोन पे बात करने लगा। 2-4 मिनट का वक्त होगा। बात करने के बाद जब उसने फोन रखा, पलटा तो देखा प्रिया साई तो है नहीं, वो अभी सेल्फी ले रही थी। अब उसने आवाज दी, बहुत सारे और सैलानी थे, बट मिली नहीं। फिर इधर उधर वो ढूंढना शुरू किया, लगा कि कहीं आसपास कुछ खाने पीने का सामान, आइसक्रीम कुछ और खरीदने चली गई, चाट वाट, लेकिन वो मिली नहीं। वो बीच के किनारे पूरा उसने छान मारा, आवाज बेतहाशा दे रहा है, पूछ रहा है, लोगों से पूछ रहा है, लेकिन साई प्रिया का कोई पता नहीं। अब पहली बार इतनी तलाश के बाद जो पति है उसका, अपला राजू, वो घबरा गया। उसे ये लगा कि वो समंदर के बिल्कुल किनारे थी और सेल्फी ले रही थी, लहरें आ रही थी, जा रही थी। ऐसा तो नहीं कि लहरों के बीच में वो बह गई और समंदर में जाकर डूब गई। तरह तरह के उसको ख्याल आने लगे। वो बदहवास भागता हुआ वहां पे जो कोस्ट गार्ड और वो सारे गोताखोर और वहां पे जो बीच में पुलिस वाले थे, उनके पास गया और उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बीवी सेल्फी ले रही थी और अचानक गायब हो गई है और आसपास कहीं नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं समंदर की लहरों में वो खो तो नहीं गई। अब वो सब भी सुनते हैं, फौरन हरकत में आते हैं। जो कोस्ट गार्ड और तमाम लोगों को, उनको चौकन्ना किया जाता है, गोताखोरों को बुलाया जाता है, तलाश शुरू होती है। तब तक अंधेरा हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उस बीच के किनारे तलाश शुरू कर देते हैं। इधर अपला राजू अपने घर वालों को भी फोन करता है, ससुराल वालों को भी फोन करता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई, वो भी घबरा जाते हैं। अब रात को भी सर्च ऑपरेशन शुरू है, ढूंढ रहे हैं। बाकायदा जहाज के जरिए भी पानी के ढूंढना शुरू किया गया। पूरी रात बीत गई, फिर युवा की सुबह तलाशेंगे। वक्त इधर जैसे जैसे बीत रहा है, अपला राजू को अजीब अजीब ख्याल आ रहा कि पता नहीं उसकी बीवी के साथ क्या हो गया। और ये इतना अच्छा दिन, शादी की दूसरी सालगिरह, और उसे रह रहकर ये ख्याल आ रहा कि कहीं वो समंदर की लहरों ने उसे निकल तो नहीं लिया। अभी सर तलाश जारी है। अगले दिन सुबह हुई, इसके बाद नेवी, कोस्ट गार्ड, गोताखोर, पुलिस, ये सारे लोग तलाश में लग गए। तलाश जोरों शोर से जारी है। फिर युवा के पानी के 2-2 जहाज का इस्तेमाल किया गया आसपास में, दूर दूर तक, कि शायद अगर वो डूब गई है तो कोई लाश ही मिल जाए। किनारे इधर उधर पत्थरों में तमाम तलाश नहीं। फिर बाकायदा चेतक हेलीकॉप्टर को बुलाया गया और उसके जरिए तलाश शुरू हुई कि शायद मिल जाए।
बहुत सारे लोग लगे रहे, नेवी के, कोस्ट गार्ड के, गोताखोर, लेकिन साई प्रिया का कोई सुराग नहीं मिला। अगला दिन भी पूरा बीत गया, तलाश जारी रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर रात हो गई, अंधेरा हो गया। फिर ये हुआ कि अगले दिन सुबह करेंगे। अगले दिन सुबह से फिर तलाश शुरू। गोताखोर दूर दूर तक ढूंढ रहे हैं समंदर के नीचे। ऊपर हेलीकॉप्टर से तलाश की जा रही है, नीचे जो दो दो जहाज जो हैं वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन दूसरा दिन भी बीत गया। अब 25 से 26 और 27 की तारीख आ गई जुलाई, कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस अपनी तरफ से लगी रही, जो नेवी के लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया, वो भी बेचारे लगे रहे, कोस्ट गार्ड के लोग लगे रहे, गोताखोर लगे रहे। अब तीसरा दिन आ गया। तीसरे दिन भी ये खोज जारी रही है, तलाश जारी रही एक बीवी की, और तमाम कोशिशों के साथ पूरी शिद्दत से ढूंढा जाने लगा। तब भी हेलीकॉप्टर बुलाया गया, फिर से ऊपर पानी के जहाज लगातार ढूंढ रहे हैं, लोग लगे हुए हैं, एक्सपर्ट गोताखोर के। लेकिन करीब अब 65-70 घंटे हो गए, सुराग नहीं मिला। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, यही हो गया कि अब शायद साई प्रिया नहीं मिलेगी, और चूंकि बाहर में भी है नहीं, पानी के अंदर भी नहीं मिल रही है, लाश भी नहीं मिली है, तो धीरे धीरे उम्मीद कम होती जा रही है। और ये था कि शायद चूंकि बंगाल की खाड़ी है वो समंदर, तो लाश बहकर कहीं दूर चली गई है। लेकिन दूर तक ढूंढा हेलीकॉप्टर के जरिए, पानी के जहाज बहुत दूर के समंदर के अंदर तक गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इधर अपला राजू परेशान, उसके माँ बाप भी सब आ गए, और ये ढूंढ रहा है। हैदराबाद में ये इससे जाना था, लेकिन अब बीवी गुम है। तभी वेडनेसडे की रात आ गई। वेडनेसडे की रात को अचानक इधर जो साई प्रिया है, उसके माँ बाप भी परेशान है कि उनकी बेटी कहाँ गुम हो गई है। उन्हें भी अजीब अजीब ख्याल आ रहा है। लेकिन वेडनेसडे की रात को साई प्रिया की माँ के मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज आता है, और वो एक अननोन नंबर से था। वो उस मैसेज को सुनती हैं, और सुनते ही मतलब खुश भी हैं और हैरान भी हैं और फिर परेशान भी हैं, और जो कुछ है सब कुछ है, इसलिए कि वो मैसेज ही ऐसा था। उस मैसेज में आवाज थी साई प्रिया की, और उसने कहा कि मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और मैं नल्लूर में हूं, और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर आप लोगों ने मेरा लोकेशन पता कर लिया या पता करने की कोशिश की, तो मैं सचमुच जान दे दूंगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मम्मी कि मैंने शादी कर ली है, और अब मैं अपने नए पति के साथ जिंदगी जीना चाहती हूं। ये वॉइस मैसेज था। अब उसकी मां ने ये भी सुना तो फौरन फिर इधर जो परेशान बेचारा पति 3 दिन से भटक रहा है, अजीब अजीब सपने आ रहे हैं उसको, अजीब अजीब खौफ कि पता नहीं उसकी बीवी के साथ क्या हो गया। तो उसके सास ससुर की तरफ से अब उसके पास मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे हमारे पास एक वॉइस मैसेज आया, और उसमें ये लिखा है कि वो जिंदा है, और उसका एक प्रेमी है, और उसने उससे शादी कर ली। अब ये बात उसे पता चलती है। अपला राजू फिर ये विशाखापट्टनम में इधर लगातार तलाश हो रही थी, वो उन अथॉरिटी को बताता है, पुलिस को मैसेज देता है। मैसेज देने के बाद फिर अब पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है, बात करती है, तो पता चलता है कि साई प्रिया जिस जगह पे रहती थी, पड़ोस में एक लड़का रहता था। दोनों बचपन में साथ पढ़े, स्कूल भी साथ गए, कॉलेज भी साथ गए। साई प्रिया अब भी पढ़ाई कर रही थी, और इसी साथ और स्कूल के जमाने से ही दोस्ती का प्यार में बदल गया, दोनों को एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन जब साई प्रिया की शादी की बात आई, तब साई प्रिया को लगा कि नहीं, उससे तो शादी उससे करनी है जिससे वो प्यार करती है। उसने अपने माँ बाप से कहा, लेकिन माँ बाप उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। शायद लड़के की अभी नौकरी वोकरी लगी नहीं थी, और उन्होंने अपला राजू से शादी कर दी। अपला राजू ने पढ़ाई लिखाई करके हैदराबाद में बाकायदा एक अच्छी सी जो फार्मेसी की कंपनी है उसमें जॉब कर रहा था ठीक ठाक। तो उन्हें लड़का अच्छा लगा, उसकी नौकरी अच्छी लगी, और उन्होंने शादी कर दी। लेकिन साई प्रिया इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन माँ बाप के दबाव के चलते उसने ये शादी कर ली, रजामंदी दे दी। शादी के बाद वो हैदराबाद आ गई, अपने पति के साथ रहने लगी और पढ़ाई कर रही थी। लेकिन शादी के बाद भी वो अपने पहले प्यार को भूली नहीं, और वो इंतजार करती रही। दोनों टच में थे। पहला साल बीता, दूसरे साल की जैसी सालगिरह आई, इन लोगों ने एक प्लानिंग की, और ये विशाखापट्टनम इस आर के बीच पे जाने का आइडिया भी साई प्रिया का था। उसने अपने प्रेमी को बताया। प्रेमी को उसने पहले से ही विशाखापट्टनम बुलाया, और बोला कि तुम अंधेरे में मिलना जब सूरज डूब चुका हो। और फिर वो अपने पति के साथ मंदिर गई, बीच पे गई, खूब मस्ती की, दिखाई कि हम बिल्कुल खुश हैं। फिर सेल्फी लेने लगी, किनारे में थी, ताकि उसे ये लगे कि अचानक जब गायब हो तो कोई हादसा हो गया। और सेम वही हुआ, उसका प्रेमी भी वहीं पे घूम रहा था, और अचानक जब फोन आया उसके पति का, वो मौका मिला 2-4 मिनट का, फौरन वो किनारे से निकली प्रेमी के साथ, वहां से स्टेशन भागी, स्टेशन पर ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़कर वो नल्लूर पहुंच गई,
और वहां जाकर उसने शादी कर ली। पर उसे फिर लगा कि उसके माँ बाप बहुत परेशान होंगे, तो उसने अपने पति के मोबाइल से अपनी माँ को ये वॉइस मैसेज भेजा कि मैंने शादी कर ली और मुझे ढूंढे नहीं। इसके बाद पुलिस तक ये बात गई, तब पुलिस ने उस सर्च ऑपरेशन को रोक दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। करीब 1 करोड़ रुपए इस सर्च ऑपरेशन पर खर्च हो चुके थे। साई प्रिया की तलाश में 25 जुलाई की शाम से लेकर बुधवार की रात तक एक हेलीकॉप्टर, 2 पानी के जहाज, दर्जनों गोताखोर, कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, पुलिस, इन तमाम लोगों ने जो मेहनत की और जो साजो सामान इस्तेमाल किया इस तलाश के लिए, उन तमाम चीज़ों का खर्चा करीब 1 करोड़ रुपए बैठ चुका था। 1 करोड़ रुपए एक ऐसी बीवी की तलाश में लगा दिए गए जो कभी भागी ही नहीं थी, जो कभी गुम ही नहीं हुई थी, बल्कि उसे इश्क था और अपने आशिक तक पहुंचने के लिए उसने ये पूरा ड्रामा रचा था। और फिर अपने आशिक तक पहुंच भी गई, फिर दोस्ती भी जो है वो रिश्ते में बदल गया, उसने शादी कर ली। और यहाँ बेचारा पहला पति बदहवास अपनी बीवी को उसी आलम में ढूंढ रहा है, दर दर भटक रहा है, रो रहा है, सोच रहा है पता नहीं क्या कुछ हो गया हो। और उधर बीवी थी कि वो दूसरे दूल्हे के साथ कहीं और। तो पहली कहानी आपको इसलिए सुनाई थी जो आर्मी वाली, इश्क में कई सारी ऐसी कहानियां हुई। उस कहानी में और इस कहानी में सिर्फ एक चीज थी, वहां पे यह था कि उसे मालूम था कि आर्मी में रहते हुए वह अपने कर्नल की वाइफ को अपना नहीं सकता है, तो वहां उसने खुद की मौत दिखाई। और खुद की मौत दिखाने के बाद वो भागा और शादी करके रहने लगा। अब यहां चाहती तो साई प्रिया 2 साल पहले शादी से इनकार कर सकती थी। जो काम उसने अब किया 25 जुलाई को, वो ये काम 25 जुलाई 2020 को भी कर सकती थी। वो तब भी भागकर शादी कर सकती थी। कम से कम जो अपला राजू है उसका दिल नहीं टूटता। तो उस आर्मी अफसर ने भी अपनी मौत का नाटक रचा। इसने भी इस समंदर के किनारे साहिल पर अपनी मौत का ही नाटक रचा था एक तरह से, क्योंकि इस शाम के अंधेरे में इस तरह सेल्फी लेते लेते किनारे गई और ताकि दुनिया उसके पति को ये लगे कि वो डूब गई। और कहानी 8 जून की है, शुरू होती है उस दिन सैटरडे था 8 जून को। 8 जून शहर इंदौर के रेलवे यार्ड में जहां ट्रेनें आकर रुकती हैं, उसके बाद उनके पास वक्त होता है दोबारा जाने के लिए, तो उनको स्टेशन से दूर एक जगह पर सारी बोगियां वहां पे लगा दी जाती हैं, उसको रेलवे यार्ड कहते हैं। तो उसी रेलवे यार्ड में जैसे एक तरह से मालखाना समझ लीजिए आम शब्दों में, एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी और वो आई थी। अब उसको जाने में भी काफ़ी घंटे थे, ट्रेन की सफाई चल रही थी। और ये ट्रेन जो थी ये थी नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन, कई स्टेशनों से होकर गुजरी थी, वहां आकर अब यार्ड में खड़ी थी। सफाई कर्मचारी ट्रेन की सफाई कर रहे थे। तभी एक सफाई कर्मचारी एक बॉगी के अंदर एक सीट के नीचे जब सफाई कर रहा था, तभी उसे एक बोरी दिखाई देती है। बोरी पर नजर पड़ी, उसने बोरी को बाहर खींचा। जब बाहर खींचा तो उसने देखा कि बोरी के ऊपर कुछ खून के निशान है। वो घबरा गया। उसने फौरन रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म किया। रेलवे पुलिस की टीम आई, बोरी खोला गया, सभी के हाथ पैर फूल गए। उस बोरी के अंदर एक महिला की लाश थी, लेकिन सर गायब था और बिना सर के सिर्फ धड़ उस बोरी के अंदर, मतलब गर्दन से लेकर नीचे तक, लेकिन दोनों हाथ और दोनों पैर भी गायब थे। देखकर लाश दिमाग घूम गया। रेलवे पुलिस ने खैर बॉडी उठाई, इसके बाद उठाकर रेलवे के जरिए, रेलवे पुलिस के जरिए उसको सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया। मामला लिखत पढ़त में सब कुछ हो गया। अब पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, लेकिन कुछ पता ही नहीं है। सर है नहीं, चेहरा पता नहीं, नाम कौन है, मरने वाली क्या है, हाथ पैर भी नहीं है, कोई पूरे जिस्म में ऐसा कोई सबूत निशान है ही। अब कैसे ढूंढेंगे आप? पहले तो कातिल को तो बात की बात, जिसका कत्ल हुआ पहले तो उसकी सच्चाई सामने लाए। 2 दिन बीत जाते हैं। यह 8 जून को मिली थी सरकटी लाश, जिसके दोनों हाथ और पैर भी नहीं थे। 2 दिन बाद अब 10 जून की तारीख आ जाती है। 10 जून को, उस दिन मंडे का दिन था, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी थी। उस ट्रेन की भी सफाई हो रही थी और उस सफाई के दौरान एक सफाई कर्मचारी एक सीट के नीचे जाता है तो देखता है एक और बोरी पड़ी हुई है। वो बोरी बाहर निकलता है, रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म करता है। रेलवे पुलिस आती है, बोरी का मुंह खोला जाता है। उस बोरी के अंदर से 2 हाथ और 2 पैर मिलते हैं। रेलवे पुलिस उसको भी अस्पताल भेज देती है, मोर्चरी में मामला दर्ज कर लेती है। अब ऋषिकेश से इंदौर की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो 1000 किलोमीटर दूर इंदौर में एक रेलवे की बोगी में, एक डब्बे में, एक बोरी में लाश मिलती है जिसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ है, हाथ पैर नहीं है। और 1000 किलोमीटर दूर इंदौर से ऋषिकेश में एक और बोरी मिलती है। और ये जिस ट्रेन से मिली थी वो ट्रेन थी योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस।
अब 2 दिन बाद तो 8 जून और 10 जून 2 अलग अलग ट्रेनों में 1000 किलोमीटर के फासले पर 2 डब्बों से 2 बोरियां मिलती और उन 2 बोरियों में इंसान के अलग अलग कटे हुए पार्ट्स हैं। अब ऋषिकेश वालों को पता नहीं कि 2 दिन पहले इंदौर में भी ऐसा ही कुछ कोई बोरी मिली है, कोई लाश मिली है। इधर इंदौर वालों को भी पता नहीं कि ऋषिकेश में ऐसा कुछ हुआ है। तो दोनों रेलवे पुलिस अनजान है। लेकिन अब यह हुआ कि तफ्तीश तो करनी है, तो रेलवे पुलिस के जरिए इन्फॉर्म किया गया कि भाई यहां पे एक ऐसी ऐसी बोरी मिली है। ये सूचना किसी तरह घूमते घूमते ऋषिकेश से इंदौर तक पहुंचती है। तब इंदौर वाले कहते हैं अरे हमारे यहाँ भी एक बोरी मिली है। यहां कहा जाता है ऋषिकेश में कि जो बोरी में लाश मिली उसके सिर्फ 2 हाथ है, 2 पैर है। तो वहां इंदौर वाले कहते हैं कि हमें जो लाश के टुकड़े मिले उसमें हाथ और पैर ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। अब ये हुआ कि शायद एक ही लाश के ये अलग अलग टुकड़े हैं। तो अब सारी चीजों को एक ही जगह पे रखा गया केस। अब पता चला कि हाँ ये एक ही लाश के अलग अलग टुकड़े हैं। धड़ मिलता है वहां और बाकी चीजें जो है सर और हाथ पैर वो ऋषिकेश में। अब रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस को मामला सौंप दिया गया, तफ्तीश शुरू हुई। अब इस तफ्तीश का सबसे पेचीदा चीज ये थी कि इसकी जांच करें कैसे, कौन है पहले तो मरने वाली, और 1000 किलोमीटर का फासला है, कहां से आई, और ये ट्रेन जो है इसमें कहां से चली, वो कहां जाना था उसे, ये सब पता करना था। तो जो पहली चीज पता चली वो ये कि ये जो ट्रेन आई थी ऋषिकेश में, योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस, ये इंदौर तो नहीं उज्जैन जाती थी। तब एक लाश के टुकड़े उज्जैन से अगर वो ट्रेन चलती है और ऋषिकेश पहुंचती है तो इंदौर तो उसमें शामिल नहीं है। लेकिन जो दूसरी बोरी मिलती है वो इंदौर पर मिलती है। अब लाश के टुकड़ों को एक जगह अगर जोड़ा जाए तो दोनों एक ही मिलते हैं कि लाश के टुकड़े तो एक ही शख्स के हैं। तो फिर ये कनेक्शन नहीं बैठ रहा ट्रेन का। तो खैर जब इंदौर वाले जो बॉगी मिली थी, बॉगी के अंदर से लाश, नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन, जब उसकी निकाली गई कि ये कहां से कहां चलती है, इसका ओरिजिन क्या है, कहां तक जाती है, तो पता चलता है कि ये ट्रेन भी उज्जैन से होकर गुजरती है। तो पहला कनेक्शन ये हुआ कि जो ऋषिकेश वाली ट्रेन थी वो भी उज्जैन जाती है, और दूसरा ये कि जो इंदौर में जिस ट्रेन में ये लाश मिली वो ट्रेन भी उज्जैन होकर गुजरती है। बस यही एक कनेक्शन। अब इस कनेक्शन के सहारे पुलिस को मामले की तफ्तीश करनी थी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। ध्यान से देखा गया तो उस लाश के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। टैटू क्या, उस पर 2 नाम लिखे हुए थे। नाम थे मीराबेन और गोपाल भाई। एक हाथ पर ये टैटू नाम था। अब ये नाम किसका हो सकता है? हो सकता है जो महिला थी उसका और उसके पति का नाम हो। ये सारी चीजें पुलिस वाले डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन कनेक्शन जोड़ रहा है उज्जैन से, तो क्या उज्जैन के आसपास की ये महिला है? ये भी तफ्तीश चल रही है। तभी कुछ पुलिस वालों ने बताया, जो वहीं एमपी के पुलिस वाले थे, कि साहब हमारे उज्जैन के आसपास के कुछ इलाकों में ऐसी एक प्रथा है कुछ जातियों में, जहां महिलाएं अपने हाथ पर अपने भाई का नाम गुदवाती हैं अपने साथ, पति पत्नी का नहीं। तो ये हुआ कि अच्छा पता किया जाए कि भाई ऐसा कौन सा इलाका है जहां पर ये प्रथा है, ये रस्म है कि वहां की महिलाएं अपने हाथ पर अपने भाई का नाम गुदवाती हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मीरा बेन है ये मरने वाली महिला का नाम है, और जो गोपाल भाई लिखा हुआ है इसका मतलब वो उसका भाई होगा। अब पुलिस ने उन बस्तियों को की तलाश शुरू कर दी, और ये जो एग्जैक्ट इलाका था ये मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर पर है, जहां की कुछ बस्तियों में ये चलन था कि वो हाथ पे इस तरह से अपने भाई का नाम गुदवाती हैं, हर महिलाएं, लड़कियां। तो पुलिस की टीम उस बॉर्डर के पास पहुंचती है। वहां जाकर उस इलाके में अलग अलग घरों में पूछताछ होती है। ये पूछा जाता है कि भाई कोई यहां से मिसिंग तो नहीं है, गायब तो नहीं है। काफी कोशिश के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिलती है। एक शख्स सामने आता है और वो बताता है कि उसकी जो वाइफ है वो पिछले कुछ वक्त से गायब है, और उसने बताया कि 6 जून को उसकी वाइफ से उसका झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद बीवी गुस्से में घर से निकल गई। उसे लगा लौट आएगी, वो आई नहीं। तो फिर उसने उसे इधर उधर ढूंढा, जब नहीं आई तो 7 जून को उसने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। इधर 8 जून को पहली बार लाश के टुकड़े इंदौर में मिलते हैं, और 10 जून को ऋषिकेश में। वो 7 जून को रिपोर्ट लिखाता है, मानी इसके 3 दिन के बाद सब कुछ होता है। अब उस बंदे से कम मरने वाले की शिनाख्त हो गई कि चलो ये एक मीरा बेन है जो इस एमपी और गुजरात बॉर्डर पर रहती है।
शादीशुदा है, उसका पति है। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि नहीं, पुलिस उसकी गुमशुदगी के बाद से लगातार गांव में है, वो कहीं गया नहीं, ना उसका रेलवे स्टेशन ट्रेन से कोई लेना देना नहीं। तो फिर ये लाश के टुकड़े दो अलग अलग शहरों में कैसे पहुंचे? अब पुलिस इसकी तफ्तीश शुरू करती है। ले देकर फिर जो इस केस की कड़ी को जोड़ रहा है वो एक ही पॉइंट है, और वो है उज्जैन। क्योंकि ये दोनों ट्रेनें, जिन ट्रेन की दो बोगियों से ये लाश के दो अलग अलग बोरियों में टुकड़े मिले, उन दोनों का कनेक्शन उज्जैन से था, क्योंकि उज्जैन से होकर ये ट्रेन गुजरती थी। तो पुलिस ने कहा कि चलो उज्जैन चलते हैं, उज्जैन में शायद कोई सबूत मिले। पुलिस की टीम उज्जैन पहुंचती है। अब पति के हिसाब से 6 जून को झगड़ा हुआ था, 6 जून को वो गुस्से में चली गई, उसने 7 जून को रिपोर्ट लिखाई। तो पुलिस 6 और 7 जून उज्जैन रेलवे स्टेशन और उसके इर्द गिर्द लगे हुए सारे सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। इत्तेफाक से 7 जून को उज्जैन रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए मीराबेन दिखाई देती है, लेकिन मीराबेन के साथ एक शख्स नजर आता है। अब उस रेलवे स्टेशन के बाहर के भी कुछ सीसीटीवी को खंगाला गया, लेकिन फिर कोई फायदा हुआ नहीं। रेलवे स्टेशन के अंदर से बाहर आते हुए एक जगह मीराबेन कैद हो गई और उसके साथ एक शख्स। अब सवाल यह था यहां पर भी आके मामला दी एंड कि यह शख्स कौन है। अब पुलिस ने उस शख्स को जीरो इन किया, वहां के लोकल लोगों से, अपने मुखबिर से, अब सारे लोगों से पूछताछ शुरू हुई। जब सारे लोगों से पूछताछ शुरू हुई तो फिर उस शख्स का खुलासा हुआ। पता चला कि उस शख्स का नाम कमलेश पटेल है और वो वहीं पे कैटरिंग और इन सारी चीजों का काम करता है, और उसी के साथ मीराबेन बाहर निकलते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अब कुछ लोगों की मदद से पुलिस कमलेश पटेल के घर पहुंचती है, उसको थाने ले जाती है, उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। कहता मैं तो इस महिला को जानता नहीं, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर मिली थी, परेशान थी, मैंने उससे बात की, शहर के लिए अजनबी थी, उसको बाहर तक लाया और फिर मैं अपने घर आ गया और वो अपने घर चली गई, मुझे इसके आगे कोई जानकारी नहीं। अब यहां पर यह है कि पुलिस को उसके आगे का कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रहा जिसमें ये दोनों साथ दिखते हों। तो यहां पे भी मामला अब डी एंड हो रहा है, सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ हासिल नहीं है। अब पुलिस परेशान क्या करें, कमलेश पटेल का बयान जो है कि इसके बाद का कुछ तो पता नहीं है। अब पुलिस अंधेरे में तीर मार रही, क्या करें क्या करें। फिर भी पुलिस ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, कमलेश पटेल के घर चलते हैं और उसके घर की तलाशी लेते हैं, शायद कुछ ऐसा सबूत मिल जाए कि वो महिला यानी कि मीराबेन यहाँ आई थी, रुकी थी, कोई भी ना कोई सबूत ऐसा मिले। पुलिस की टीम कमलेश बेन के घर पहुंचती है, पूरे घर की तलाशी लेती है, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिला। पुलिस लौटने ही वाली थी, तभी एक महिला घर के बाहर बैठी थी। पुलिस ने उससे पूछा कि ये कौन है, तो कमलेश पटेल ने कहा कि ये मेरी वाइफ। पुलिस ने उससे कुछ पूछताछ की, वो इशारा कर रही है। असल में कमलेश की वाइफ एक मूक और बधिर, यानी न बोल सकती थी न सुन सकती थी, वो गूंगी थी। अब पुलिस को लगा कि अगर इस घर में कुछ हुआ है और 7 जून को जब स्टेशन से मीराबेन बाहर आई है और साथ में कमलेश पटेल दिख रहा है और वो इस तरफ कहीं आई है, इसके घर तक आई है, तो एक ही विटनेस है और वो है कमलेश की अपनी पत्नी। लेकिन अफसोस वो गूंगी है। पुलिस को लगा आप किसी गूंगे से क्या पूछताछ क्या करें, वो लौट गए। लेकिन तभी उन्हीं में से, उस पुलिस टीम में से एक को ख्याल आया कि गूंगे लोग भी बोलते हैं और उनकी अपनी जुबान होती है, एक साइन लैंग्वेज होती है, इशारों में वो बातें करती हैं और उनको जो उस साइन लैंग्वेज को जानता पढ़ता समझता है वो सारी बातें समझ जाता है कि वो क्या बोल रही हैं। जैसा आप टीवी पर देखते होंगे दोपहर के टाइम हर न्यूज़ चैनल पर एक मूक बधिर समाचार आता है, वो इन्हीं लोगों के लिए होता है, साइन लैंग्वेज, उसी के ऊपर न्यूज़। तो अब उस अफसर को ख्याल आता है, वो फौरन कहता है कि जरा आप ढूंढो उज्जैन में या इंदौर में आसपास ऐसे एक्सपर्ट्स जो साइन लैंग्वेज जानते हो और इन गूंगे बहरे लोगों से बातचीत कर सकते हो। इत्तेफाक से एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कुछ लोग थे जो सोशल वर्क करते थे, उनमें से एक ने खुद आगे आकर पहल की और कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा। अब पुलिस उसे लेकर कमलेश पटेल के घर जाती है, उसकी वाइफ से फिर से पूछताछ होती है, लेकिन इस बार पुलिस पूछताछ नहीं कर रही थी। पुलिस ने सारे सवाल उस एक्सपर्ट को दिया जो साइन लैंग्वेज जानता था, और अब वही पुलिस के सवाल वो साइन लैंग्वेज वाला एक्सपर्ट कमलेश की बीवी से पूछ रहा है। वो थोड़ी देर तक पूछता रहा, वो इशारों में बताती रही, पुलिस वाले सुनते रहे खामोश। करीब 10-15 मिनट बीत गया। जो साइन लैंग्वेज का एक्सपर्ट आया था
जैसे ही बातचीत खत्म होती है वो पसीने पसीने था और अभी तक पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो बता क्या रही है। अब बारी थी उस साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट को पुलिस को समझाने की। कमलेश पटेल की बीवी ने जो एक गूंगी थी और जो कुछ कहा उसने, अब वो एक्सपर्ट पुलिस को बता रहा था और वो कहानी ये थी कि 7 जून की रात कमलेश एक औरत के साथ घर आया था। घर आने के बाद उसने उसे खाना दिया, मैंने खाना बनाया, फिर उसने उसे शायद कुछ खाने की इसमें कुछ दवा दे दी थी। उसके बाद वो सो गई, फिर मैं सो गई। इसके बाद मुझे पता नहीं। सुबह उठी तो मैं बाहर चली गई। उसके बाद वो अपना कुछ काम करती थी। जब मैं लौट कर आई तो घर में कमलेश था और कमलेश कुछ कर रहा था। तो मैंने जब देखा ध्यान से तो देखा कि जो महिला कल आई थी घर, वो फर्श पर पड़ी है और वो तेजधार हथियार से उसके टुकड़े कर रहा है। तो मैं देखकर डर गई, चीख भी नहीं सकती थी और बताऊं कैसे किसी को। एक तो मैं डरी हुई भी थी, तो मैं खामोश वहीं बैठ गई, लगभग बेसुध हो चुकी थी, क्योंकि मेरे सामने एक इंसान की लाश के टुकड़े किए जा रहे हैं और वो मेरा पति कर रहा है। डर, बदहवासी, दहशत, वहशत और ऊपर से फिर ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कोई जान ही नहीं। तो मैं एक जगह बैठ गई और वो मेरे सामने लाश के टुकड़े कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो बोरियां लेकर आया, उसमें लाश के उसने टुकड़े रखे और फिर घर से चला गया। जैसे ही ये साइन एक्सपर्ट ने पुलिस को बताया, पुलिस ने फौरन कमलेश पटेल को दबोच लिया। इसके बाद उससे आगे की कहानी पूछी, फिर उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि मैं 7 जून को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर था, वहीं मेरा काम था। अचानक एक ट्रेन आई और उस ट्रेन में एक लेडी थी, वो उतर कर आई, परेशान थी, मुझसे कोई पता पूछ रही थी। मैं उसे बाहर लाया, मेरी नीयत खराब हो गई। मुझे पता था इस शहर में उसका कोई है नहीं, पति से झगड़ा करके आई है। तो मैं उसे अपने घर ले गया, उसको खाना खिलाया, फिर उसके खाने में नींद की दवा दी और जब वो बेहोशी के आलम में थी, मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी, वो जाग गई और वो विरोध करने लगी, शोर मचाने लगी। मैं डर गया, मैंने उसका मुंह दाबा, फिर उसके बाद मैंने उसका गला दाबा, वो मर गई। फिर मैं डरा, फिर मैंने उसके लाश के टुकड़े करके सोचा निपटा दूं। तो मैंने लाश के टुकड़े किए, तब तक मेरी बीवी आ गई, लेकिन मुझे बीवी से इसलिए डर नहीं था कि ना वो बोल सकती थी ना सुन सकती थी, तो किसी को क्या बताएगी। और इससे पहले भी कई औरतों को लाकर घर में मैं उनके साथ ज़बरदस्ती कर चुका हूं और वो बदनामी के डर से किसी ने मुंह नहीं खोला। तो ये पहली बार नहीं था। हाँ, कत्ल पहली बार हुआ। तो बोला कत्ल के बाद अब लाश को ठिकाने लगाना था। मैंने उसको टुकड़े किए, 2 बोरियों में लाश रखी और बोरी लेकर मैं उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहाँ मैं रेलवे यार्ड में गया। जब रेलवे यार्ड में गया तो इत्तेफाक से वहाँ देखा कि एक ट्रेन खड़ी है और ये ट्रेन थी नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन, और साथ में एक दूसरी ट्रेन थी जो थी योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस। तो बोला मैंने पहली बोरी देखा कि योग नगरी ऋषिकेश जो ट्रेन जा रही थी उसका वक्त हो चुका था, तो मैं और वो पहले जाने वाली थी। तो मैंने रेलवे यार्ड में जाकर एक कोच के अंदर वो एक सीट के नीचे ये रखी, तभी इत्तेफाक, और दूसरी बोरी अभी बाहर रखी हुई है, तभी इत्तेफाक से वो ट्रेन चल पड़ी, क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म पर अब जाना था, उसका टाइम शुरू हो गया था। तो मैं दूसरी बोरी लाता तब तक वो ट्रेन निकल गई। अब मैं घबरा गया कि मैं क्या करूं, आधी लाश तो इस ट्रेन में डाल दी, अब दूसरी का क्या करूं। तो फिर मैंने देखा कि दूसरी तरफ एक रेलवे यार्ड में एक और ट्रेन खड़ी है जो नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन थी, वो भी इस वक्त खाली थी, कुछ देर बाद जाना था उसको। तो मैंने उसकी सीट के नीचे वो दूसरी बोरी रख दी। तो मैं अलग अलग बोरियां नहीं रखना चाहता था, एक ही ट्रेन के अंदर रखना चाहता था, लेकिन एक ट्रेन चल पड़ी और दूसरी बोरी रह चुक गई थी, इसलिए मैंने दूसरी बोरी दूसरी ट्रेन में रखी और वो इत्तेफाक से उज्जैन से इंदौर पहुंची। इंदौर में पुलिस वालों की नजर पड़ गई, वो बोरी निकल गई और इधर जो ट्रेन में रखी थी ऋषिकेश की, जब वो ऋषिकेश पहुंची तब लोगों को पता चला। पूरी कहानी को सुनने के बाद पुलिस ने कमलेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया और पूरी पुलिस ने कमलेश पटेल की वाइफ की बहुत तारीफ की कि एक महिला जो ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी और सामने कातिल के तौर पर उसका पति था, लेकिन उसने हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई और सारी कहानी बयान कर दी।